नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा खबरों में। मैं हूं आपके साथ दिव्या। आइए आगे बढ़ते हैं खबरों में, जहां राज्य में हो रहे अधिकारियों के तबादलों को लेकर मुख्यमंत्री ने कड़ा संज्ञान लिया है। बता दें कि सीएमओ के आदेश के बावजूद ट्रांसफर ऑर्डर जारी नहीं होने पर मुख्यमंत्री सख्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीएमओ के आदेश के बाद भी ट्रांसफर ऑर्डर जारी नहीं होने पर कड़ा नोटिस लिया है। सभी विभागों के आला अफसरों को साफ शब्दों में कहा कि सीएमओ से जारी होने वाले ट्रांसफर नोटिस पर उन्हें 2 दिन में फैसला लेना होगा। सीएमओ से नोटिस जाने के बाद अगर 2 दिनों में किसी तरह की आपत्ति या सुझाव नहीं आया तो उसे फाइनल ऑर्डर मान लिया जाएगा और इसके बाद किसी भी तरह की अपील और दलील नहीं चलेगी। चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तबादलों को लेकर के मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है। अधिकारी अब नहीं कर पाएंगे सीएमओ की अनदेखी। ट्रांसफर ऑर्डर को लेकर के सख्त निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए कि 2 दिन के अंदर उन्हें जवाब देना होगा। अगर जवाब नहीं आता है तो इसे फाइनल ऑर्डर समझ लिया जाएगा। बता दें कि ट्रांसफर ऑर्डर को लेकर के मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने चाय पर चर्चा की है। हरियाणा के सभी विपक्षी पार्टी नेताओं के साथ नायब सिंह ने चर्चा की। इस दौरान आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता, इनेलो के अध्यक्ष नफे सिंह राठी और जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह, कांग्रेस के कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र भारद्वाज मौजूद रहे। पंचकुला से खबर, जहां नायब सिंह सैनी ने चाय पर चर्चा की है। पंचकुला से खबर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर विपक्षी पार्टी नेताओं के साथ नायब सिंह सैनी ने चर्चा की है। आप पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता भी मौजूद हैं। देख सकते हैं कि कई दिग्गज तमाम नेता जो हैं चर्चा कर रहे हैं। नायब सिंह सैनी की ये चाय पर चर्चा। पंचकुला से खबर, जहां नायब सिंह सैनी ने चाय पर चर्चा की है। आपकी पार्टी के अध्यक्ष सुशील गुप्ता भी मौजूद रहे, साथ ही कई तमाम अधिकारी और नेता मौजूद हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां हरियाणा के सभी नागरिक अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थाओं में विभिन्न श्रेणी के कार्यरत कर्मचारियों की यूनिफॉर्म अब 1 मार्च से लागू हो जाएगी। वहीं राज्य के प्रत्येक जिले में एनबीएल प्रयोगशालाओं को स्थापित किया जाएगा ताकि लोगों की जांच उच्च स्तर पर की जा सके। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने स्वास्थ्य एवं पारिवारिक कल्याण विभाग से संबंधित विभिन्न एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ सोमवार को हुई बैठक में कही है। विज ने कहा कि वे चाहते हैं कि राज्य के प्रत्येक जिले में एनएबीएल प्रयोगशाला स्थापित की जाए ताकि लोगों को उच्च गुणवत्तापूर्ण जांच जो है वो उपलब्ध हो सके। बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री को स्वास्थ्य से संबंधित तैयारी भी की गई। मैपिंग की एक प्रस्तुति भी दिखाई गई है। इस दौरान परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर जी अनुपमा, स्वास्थ्य सेवाएं विभाग के महानिदेशक डॉक्टर आरएस पूनिया समेत कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी जो है वो उपस्थित थे। चंडीगढ़ से खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां नागरिक अस्पतालों में बड़ा बदलाव जो है वो होने जा रहा है। 1 मार्च से ये नया बदलाव लागू हो जाएगा। चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर, जहां नागरिक अस्पतालों की यूनिफॉर्म को लेकर के, यूनिफॉर्म से जुड़ा हुआ ये बड़ा बदलाव जो है वो होने जा रहा है। कर्मचारियों के लिए यूनिफॉर्म लागू कर दी गई है, जो 1 मार्च से सभी के लिए लागू कर दी जाएगी। चंडीगढ़ से ये खबर, जहां नागरिक अस्पतालों में बड़ा बदलाव, स्वास्थ्य मंत्री ने खुद इसकी जानकारी दी है। साथ ही कर्मचारियों के लिए यूनिफॉर्म जो है लागू कर दी जाएगी 1 मार्च से। वहीं ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र कादमा में पुलिस अधीक्षक नितिका गहलोत ने नशामुक्त भारत अभियान के तहत मेरा गांव नशामुक्त गांव अभियान को हरी झंडी दिखाकर उसका शुभारंभ किया। यह अभियान 29 जनवरी से 5 फरवरी तक चलेगा। उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक नितिका गहलोत ने कहा कि आज युवा शक्ति को नशे के चंगुल में बचाने के लिए सबके सहयोग की आवश्यकता है। वहीं सीएमओ डॉक्टर विनोद कुमार ने नशे से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कुप्रभावों के बारे में विस्तार से जानकारी दी और क्षेत्रीय प्रभारी राज योगिनी ब्रह्मा कुमारी वसुधा बहन ने कहा कि अध्यात्म मेडिटेशन हमें
आंतरिक रूप से मजबूत बनाता है, जिससे हम इस नशे रूपी राक्षस से छुटकारा पा सकते हैं। देखिए, आज हम कादमा में ब्रह्म कुमारी सेंटर में आए हैं और यहाँ पे सभी ने, सिस्टर्स ने और गांव के जो मौजूद व्यक्ति हैं, सरपंच हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा एक कदम उठाया है। यहाँ से नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत करी है और यहाँ से एक रथ जो कि अवेयरनेस क्रिएट करेगा, लोगों को अच्छे गुण सिखाएगा, अध्यात्म की तरफ लेके जाएगा और नशे को छुड़वाने का काम करेगा। इस रथ यात्रा की इन्होंने शुरुआत करी है। मेरी बहुत शुभकामनाएं सभी सिस्टर्स को, स्पेशली वसुधा सिस्टर को और सभी सिस्टर्स को और यहाँ गांव के सभी लोगों को कि इतनी अच्छी इन्होंने शुरुआत करी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां कैथल शहर के शक्ति नगर में अटल सेवा केंद्र संचालक पर गोली चलाई जाने का मामला सामने आया है। बता दें कि पीड़ित अपने केंद्र में बैठकर के काम कर रहा था, तभी बाहर से आए नकाबपोश व्यक्तियों ने गोली चला दी। गोली चलने के बाद पीड़ित 38 वर्षीय राकेश घायल हो गए और घटना के बाद शहर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। वारदात को अपने संज्ञान में लेकर के पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। कैथल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कैथल में बदमाशों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। अटल सेवा केंद्र संचालक पर लुटेरों ने हमला कर दिया। ये तस्वीरें, ये विजुअल सीधे आपको कैथल से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि घायल कर्मी का जो है उपचार किया जा रहा है अस्पताल में। अटल सेवा केंद्र संचालक पर गोली चलाई गई। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। कैथल से खबर, जहां पर बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि उन्होंने अटल सेवा केंद्र में जाकर घुस करके संचालक पर हमला कर दिया। उस हमले से संचालक घायल हो गया। वहीं अंबाला में घने कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। ठंड के कारण लोग घरों में रहने को ही मजबूर हो गए हैं। कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी लो होती जा रही है, जिस कारण वाहनों को दिन में भी लाइट जला करके चलना पड़ रहा है। कोहरे की वजह से दिन में भी शहर की स्ट्रीट लाइटें जलती हुई नजर आई। लोगों का कहना है कि जैसे कल धूप निकली थी, उससे लगा था कि अब मौसम साफ रहेगा, लेकिन आज फिर से ठंड हो गई है, जिससे कि आगे का रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है। ये धुंध धुंध भी रास्ते में कोहरा सा दिख रही है, इतना सफाई नहीं दिख रहा। धुंध आने वाली है। कल में आज में तो बहुत का फर्क है। कल तापमान ठीक थी, आदमी सब हाथ पैर फूल गई थी, बंदों को काम करने वाले बढ़िया थे। आज की डेट में तो ऐसे सारे सुकड़े फुकड़े दिख रहे हैं। फिर यही ऐसा तो वही अनुभव नहीं यो अभी जब इतना की ठंड हुई बाकी अल्लाह की शुक्र देखो कैसे कपड़े लाता अपना हिफाजत तो करनी पड़ती है। हर आदमी अपने हिफाजत में है। बाकी यहाँ देखिए स्टेशन के ऊपर हम लोग खड़े हैं। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला में पहले से ही करोड़ों के विकास कार्यों की झड़ी लगाई हुई है। इसी कड़ी के चलते हरियाणा के गृह स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने लगभग 1.25 करोड़ की लागत से डिफेंस कॉलोनी कच्चे बांध रोड को पक्का करने के काम का नारियल फोड़ करके शिलान्यास किया। इस दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। अंबाला से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जिले के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जिलेवासियों को सौगात दी है। विकास कार्यों की उन्होंने झड़ी लगाई हुई है। करोड़ों के एक और प्रोजेक्ट का उन्होंने शिलान्यास किया है। देख सकते हैं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज प्रोजेक्ट का शिलान्यास करते हुए, और वहां पर लोगों ने उनका स्वागत, अभिनंदन, सत्कार किया। साथ ही लोगों ने विकास कार्यों के लिए उनका आभार भी जताया। करोड़ों के प्रोजेक्ट का शिलान्यास करते हुए ये खबर, जहां अंबाला में विकास कार्यों की झड़ी स्वास्थ्य मंत्री ने लगा दी है।
वहीं चंडीगढ़ में मुख्य सचिव संजीव कौशल ने विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि ग्रुप डी के 13,000 से अधिक पद कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से भरे जाएंगे। बैठक में जिलों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। मुख्य सचिव ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को जिले में कार्यरत ग्रुप डी के रिक्त पदों की संख्या को 3 दिन के अंदर पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में मानव संसाधन विभाग के महानिदेशक को नियुक्ति प्राधिकारी मनोनीत किया गया है। चंडीगढ़ से खबर, जहां सीएस संजीव कौशल ने बैठक की है। अधिकारियों को इस बैठक में जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। ग्रुप डी में 13,000 भर्तियां होने की जानकारी दी है। इन भर्तियों से जुड़े निर्देश संजीव कौशल ने अधिकारियों को दिए हैं। यमुनानगर से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया, जहां गुलाबगढ़ नहर के पास जला हुआ शव मिला है। युवक के हाथ पांव पूरी तरह से बंधे हुए थे। शव पूरी तरह से जला हुआ था और शरीर का आधा हिस्सा गायब था। युवक की पहचान लाडवा के रहने वाले राजन के रूप में हुई है और मामले की सूचना मिलते ही यमुनानगर सदर थाने की पुलिस और फॉरेंसिक जांच की टीम सहित सीआईए की टीम मौके पर पहुंची है। जानकारी के मुताबिक राजन बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ था और बिश्नोई गैंग का शूटर था। बम्बीहा गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल करके राजन की हत्या की जिम्मेदारी ली। बता दें कि बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ था मृतक। ये खबर बता रहे हैं, जहां पर शरीर का आधा हिस्सा गायब मिला है। बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ था मृतक, उसका शरीर जला हुआ पाया गया। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची है, सीआईए की टीम पहुंची है और साथ ही फॉरेंसिक जांच की टीम भी मौके पर पहुंची है और इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। साथ ही बता दें कि ये जो पूरा मामला है बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है कि जो मृतक है वो बिश्नोई गैंग का सदस्य था, उसमें शामिल था और आज उसके शरीर का आधा हिस्सा गायब मिला है, आधा शरीर उसका जला हुआ पाया गया है। ये खबर यमुनानगर से आपको बता रहे हैं, जहां पर बिश्नोई गैंग के एक व्यक्ति की मौत का मामला। आज एक सूचना मिली थी कि अननोन डेड बॉडी यहाँ नहर के पास है। इसकी सूचना पाकर हम मौके पे आए थे। तो यहाँ पर इसकी शिनाख्त होगी। इसका नाम राजन वासी मेरा है, जिला कुरुक्षेत्र में पड़ता है। तो किस तरह जलाया गया, कुछ पता लग पाया सर? ये तो आपके सामने ही है। जलने का तो कह सकते कैसे जला गया, कैसे नहीं जलाया गया, लेकिन जला हुआ मिला है। क्या कोई वजह पता लगी है सर? अभी कोई वजह पता नहीं लगी है। डेड बॉडी के पास से क्या क्या रिकवर हुआ? ये तो तफ्तीश का पहलू है, मैं बाद में बताऊंगा, ये मैं बता नहीं सकता। मेरी मासी का बेटा था सर, राजन नाम था। अच्छा, क्या हुआ, कब आपको पता लगा, क्या पता लगा? हमें तो ये पता चला था सर कि एसएचओ साहब का फोन आया था कि यहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी है, शायद राजन के आके शिनाख्त कर लो। अच्छा जी, शिनाख्त में राजन पाया गया? जी सर। तो क्या कोई घर से लापता था? जी सर, 1 साल से ये तकरीबन घर से बाहर ही था, घर नहीं आता। वजह क्या थी सर लापता से? सर पता नहीं, इनका आपस का मैटर है जो भी है। तो सर ये शादीशुदा मैरिड है सर। कितने बच्चे हैं सर? एक बेटा सर इसका। तो ये सिर्फ फेस ही थोड़ा बहुत बचा है, बाकी सारा 10वां अंतर्राष्ट्रीय हिंदी अधिवेशन को भारतीय उच्चायोग दुबई के सभागार में धूमधाम से मनाया गया, जिसमें देश विदेश के भारतीय प्रवासी एवं भारत के 26 राज्यों से 150 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया है। इस समारोह के मुख्य अतिथि दुबई के भारतीय काउंसलेट की देखरेख में संपन्न हुआ है। मीना चौधरी को भाषा सहोदरी सम्मान से सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भारत के राष्ट्रगान के साथ हुई। द्वीप प्रज्वलन के पश्चात दुबई की ज्योति कला द्वारा सुमधुर सरस्वती वंदना मीनूबाला मल्होत्रा के द्वारा भारत के विभिन्न राज्यों का नृत्य पेश किया गया। बता दें कि दुबई की छात्राओं ने भी भरतनाट्यम नृत्य से समा बांधा। कार्यक्रम के 3 सत्र में सभी प्रतिभागियों ने हिंदी व्याख्यान पर अपने प्रपत्र पेश किए और काव्य पाठ का भी आयोजन किया गया। भारतीय दूतावास के कंसुलेट जनरल ने सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिए और दिल से उनका आभार व्यक्त करते हुए सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। रस कविता है,
संवेदनाओं की यह भाषा है, संवेदनाओं की यह भाषा है, कभी आंख की परिभाषा है। निशा में कराहती पीड़िता है, निशा में कराहती पीड़िता है, यही करुणा कविता है। क्रांति की यह ज्वाला है, क्रांति की यह ज्वाला है, सुसपनों की मधुशाला है, नवयुग की चित्रशाला है, शब्दों की मणिमाला है, नवरस की तरंगिता है, युग युग की यह कविता है। रक्त की यह लाली है, रक्त की यह लाली है, मधुरस की प्याली है, मातृ हृदय की ममता है, सप्त स्वरों की समता है, कवि वाल्मीकि की भनिता है, कवि वाल्मीकि की भनिता है, चिर शाश्वत यह कविता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां साइबर सिटी गुरुग्राम के हरिनगर इलाके में एक युवक की चाकू मारकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। मृतक के भाई की माने तो उसके भाई को दोस्त ने फोन कर बात करने के लिए बुलाया था। जब उसका भाई वहां पहुंचा तो किसी बात को लेकर वहां आए युवकों से उसका झगड़ा हो गया। देखते ही देखते पत्थर चलने लगे। जब आकाश कहीं नजर नहीं आया तो उसका भाई सूरज मौके पर पहुंचा और आकाश तब घायल अवस्था में पड़ा हुआ दिखाई दिया। आकाश को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मामले में पुलिस को सूचित किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने इस पूरे मामले में छानबीन और जांच शुरू कर दी है। सूरज क्या हुआ? सब शाम तक हम 5 साढ़े 5 हम क्रिकेट खेल के आए थे। फिर 6 बजे के समथिंग प्रथम का फोन आया आकाश के पास कि आकाश भाई आ जाओ, कृष्णा से बात करनी है। ठीक है, तो हम ये गया 6 बजे। उसके बाद मुझे पापा ने वो रोक लिया था उस टाइम पीएफ वगैरह करने के लिए, तो मैं 5-6 मिनट बाद पीछे से गया। तो जब मैं लेट पहुंचा तो वहां देखा तो ईंटें जो होती है ना, वो बरसा रहे थे सबके ऊपर, तो सब भाग के एक साइड हो गए। मैं जब वहां गया मैंने देखा मेरा भाई नहीं है। फिर मैं दोबारा जब गया तो देख रहा हूँ स्टेज पे पड़ा हुआ। कहाँ पे हुआ था यार? ये अंडर। वहीं फरीदाबाद में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। जहां एक तरफ पुलिस लोगों को जागरूक कर रही है और वहीं दूसरी तरफ चोरी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसी कड़ी में पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद भी एक आरोपी को फरीदाबाद से पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके साथ ही 2 आरोपियों को उत्तर प्रदेश के रघुपुरा से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि वाहन चोर गैंग के कुल 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले में एक इको कार, एक अल्टो कार और 2 वैगनार गाड़ी बरामद की गई है, जिसकी जानकारी एसीपी अमन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। उन्होंने कहा कि आरोपी गाड़ियों की चोरी करने के बाद अपने दोस्त की गैराज में गाड़ी का नंबर चेंज करवाने का काम भी करते थे। सेक्टर 85 की जो क्राइम टीम है उसके द्वारा 4 वाहन चोरी के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जो सभी आरोपी हैं ये पूरे फरीदाबाद क्षेत्र से चौपहिया वाहन जो थे उनको चुराते थे। देवेंद्र और अनिल नाम के 2 चोर हैं जिनने यहाँ से फरीदाबाद से गाड़ियां चुराई, तथा उससे आगे वो यामीन और अब्दुल रहमान नाम के हैंडलर थे जिनको यूपी में ये गाड़ियां सप्लाई कर देते थे। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 गाड़ियां जो है, एक ऑल्टो, 2 वैगनार और एक इको गाड़ी बरामद कर ली गई है। इन्हीं आरोपियों के द्वारा फरीदाबाद में 22 और चौपहिया वाहन चुराए गए हैं, जिनको ड्यूरिंग पुलिस रिमांड उस बारे में पूछताछ की जाएगी तथा उन सभी वाहनों को बरामद किया जाएगा तथा आरोपियों को उन मुकदमों में भी गिरफ्तार किया। आरोपी कैसे आए पुलिस के गिरफ्त में? आरोपियों के ऊपर लगातार सूचना मिल रही थी कि फरीदाबाद में इस तरीके की वाहन चोरी की जो घटनाएं हैं वो बढ़ी है, तो पुलिस ने जो अपने सोर्सेज। वहीं पुंडरी में भी चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। बता दें कि बीती रात पुंडरी में रहने वाले हरिचंद्र पिछले 12 दिनों से मध्य प्रदेश गए हुए थे। इसी बीच चोरों ने उनका घर अच्छी तरह से लूट लिया। बता दें कि नुकसान का अंदाजा मकान मालिक के आने के बाद ही लग पाएगा। पड़ोस में रहने वाले प्रीतम सिंह ने बताया कि सुबह जब वे लगभग 7 बजे घर से बाहर निकले तो मेन गेट से ताला गायब दिखा, जिसके बाद पड़ोसियों ने पुलिस को शिकायत दी और चौकी से मौके पर पहुंचे एएसआई सुखबीर ने कहा कि हमने वारदात स्थल की जांच कर ली है।
पुंडरी से खबर, जहां पर चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं, चोरी की वारदातें थमने का पुंडरी में नाम नहीं ले रही है। मकान मालिक 1 सप्ताह से ज्यादा समय हो गया था, वो घर से बाहर गया हुआ था, मध्य प्रदेश गया हुआ था, और उस समय चोरों ने उसके मकान को निशाना बनाया, ताले तोड़े और इस पूरी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सुबह भनक लगी जब पड़ोसी ने ताला टूटा हुआ देखा तो पुलिस को इसकी सूचना दी। वहीं पंजाब बस स्टैंड पर स्थित कमल ऑप्टिकल में देर रात चोरी हो गई। ऑप्टिकल की दुकान से अज्ञात चोर एक आईफोन और करीब 40,000 की नकदी चुराकर के भाग गए। दुकान के संचालक ने बताया कि हर रोज की तरह वह दुकान बंद करके गया था, लेकिन अगले दिन सुबह पता चला कि दुकान से सामान और नकदी चोरी हो चुकी है। चोर सामान के साथ साथ दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे भी चोरी करके ले गए। चोरों ने दुकान के ऊपर बने एक कमरे का शटर उठाकर दुकान में घुसे और पूरी वारदात को अंजाम दिया। हमारी दुकान का नाम कमल ऑप्टिकल है। और आपका नाम जी? मेरा नाम गोपाल चंद है। तो बीती रात क्या घटना हुई है जी? रात को सुबह 8 बजे दुकान खोली थी तो अंदर लाइटें जग गई थी, और जब गला वगैरह देखा तो उसमें से पैसे गायब थे। तो कितने का नुकसान हो चुका है जी आपका? 40,000 कैश थे, एक नया मोबाइल था 70,000 का। तो आपने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई? हाँ, करा दी। तो क्या मांग करेंगे जी पुलिस से आप? बस पकड़ा जाए और हमारा सामान मिले। वहीं केंद्र सरकार ने कोचिंग सेंटर्स को 16 से कम उम्र के बच्चों का एडमिशन लेने के लिए रोका है। सरकार के इस फैसले का हरियाणा प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने स्वागत किया है। इसके साथ ही एसोसिएशन ने यह भी निर्णय लिया कि हर जिले में शिक्षा अधिकारियों के साथ मिलकर एसोसिएशन कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी, क्योंकि किसी भी बच्चे का विकास स्कूल में होता है, ना कि कोचिंग सेंटर या अकादमी में। हरियाणा प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष रामावतार शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी। इस मौके पर एसोसिएशन ने भिवानी में एक प्रदेश स्तरीय मीटिंग का आयोजन भी करवाया। हमारी 90% जी शानी साहब, आज भी हमारी मीटिंग में ये डिस्कस हुआ है कि जो किताबें एनसीईआरटी की हैं हम वो किताबें लगते हैं। अगर किसी क्लास की एनसीईआरटी की किताब उपलब्ध ही नहीं है, पहली दूसरी की, जैसे पिछले साल की पूरे साल किताब नहीं आई, तो बच्चे को हम क्या पढ़ाएं? वो एक आधी क्लास में हमारी मजबूरी है, क्योंकि बच्चा पेरेंट्स विश्वास पे हमारे पास भेजता है, स्कूल के विश्वास पे भेजता है, और हम उसको कुछ अलग देंगे तभी भेजता है वो। नहीं तो ये सरकारी स्कूलों की इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खाली पड़ी हैं, 200-200 बच्चे नहीं है, बच्चा वहां क्यों नहीं जाता? वहां तो सारी सुविधाएं सरकार देती है ना। तो प्राइवेट स्कूल की मजबूरी है कि जो किताब उपलब्ध नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि किताबें नहीं है, सरकार कह सकती है किताबें नहीं है, पर प्राइवेट स्कूल ये नहीं कह सकता कि बच्चे को किताबें नहीं है। पेरेंट्स हमारे सिर पे आगे सवार होता है, बच्चे को किताब क्यों नहीं बता रहे। तो इसलिए हमारा प्रयास ये है कि जहां तक हो सके उपलब्ध हमें होंगी वो किताबें हम सरकारी किताबें लगवाएंगे, बाकी तो जो प्राइवेट 1-2 क्लास की जो होती है वो। अभी एकेडमी का हरियाणा के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।